एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के विषय में हम पढ़ रहे थे और हम जानते हैं कि भाग 5 में संघ के विषय में चर्चा किया गया है, संघ के विषय में। और जब हम संघ के विषय में पढ़ते हैं तो सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कार्यपालिका के विषय में, तो हमको पढ़ना होता है राष्ट्रपति के संबंध में। तो राष्ट्रपति के विषय में कई तरह की चीज़ों को हमने देखा कि राष्ट्रपति के पद के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होता है तो उसका प्रयोग वो किस तरीके से करता है, उसके निर्वाचन के विषय में हमने पढ़ा। और इसी संदर्भ में राष्ट्रपति के पास जो अन्य कई महत्वपूर्ण शक्तियां होता है उसके विषय में भी हमने पढ़ा है, जिनमें कि उनके पास विधायी शक्ति होता है, उसका प्रयोग वो किस तरीके से करते हैं। फिर उसके पास जो कार्यपालिका की शक्ति तो होता ही है, साथ में सैन्य शक्ति भी होता है, फिर राजनयिक शक्ति होता है। तो इन सब शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किस तरीके से करता है। इसी संदर्भ में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के विषय में पढ़ा था। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है, आर्टिकल 72 में किया गया है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के सबसे पहले वीटो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जो आपातकाल लागू करने की शक्ति होता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति होता है वो शक्ति क्या है और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस संदर्भ में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। तो राष्ट्रपति के वीटो या विशेषाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति, इसको हम क्या लिखेंगे, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए जो ये वीटो की शक्ति है, वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का तो प्रधान होता ही है, साथ ही भारत के राष्ट्रपति जो विधायिका है यानी कि जो लेजिस्लेचर है उनका भी महत्वपूर्ण अंग है। भारत में लेजिस्लेचर का निर्माण जो होता है संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति को मिलाकर के होता है, इसलिए राष्ट्रपति विधायिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और जब भी कोई कानून विधायिका के द्वारा बनाया जाता है तो जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति नहीं देगा वो बिल, वो विधेयक ही रहेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। यानी कि जो हमारे संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसने किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति नहीं देगा तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति की चर्चा किया गया है ये किया गया है आर्टिकल 111 में। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 111 है उसमें राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के विषय में चर्चा किया गया है। देखिए कोई भी बिल तब एक्ट बनेगा, कोई भी विधेयक तब एक्ट बनेगा जब संसद के दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचे, तभी वो जाकर के राष्ट्रपति अगर सहमति देगा तो वो बिल एक्ट बनेगा। राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के द्वारा ये शक्ति है कि या तो वो उस बिल को खारिज कर सकता है या उस बिल पर अपना सहमति दे सकता है। जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, या राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है और संसद जब राष्ट्रपति के पुनर्विचार को मान करके संशोधन करे या नहीं करे, उसके बाद अगर फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति फिर उस पर सहमति देता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को अगर देखें तो हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो वीटो शक्ति होता है इसको कहते हैं अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो।
ये जो अत्यंतिक वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल पहुंचता है तो राष्ट्रपति इस पर अपना सहमति नहीं देता है, बिल को खारिज कर देता है। और जैसे ही वो बिल खारिज हो जाता है, पुनः उस बिल पर किसी तरह की चर्चा नहीं होगा। अगर विधायिका में जो संसद है या पार्लियामेंट है, उन्होंने किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा, पर राष्ट्रपति उस बिल को खारिज कर दे, तो इसे ही कहेंगे एब्सोल्यूट वीटो। भारत के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। भारत के राष्ट्रपति या तो उस बिल पर अपना सहमति दे सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या अपने पास लंबे समय तक रोक के रख सकता है। किसी भी बिल को राष्ट्रपति पूरे तरीके से खारिज नहीं कर सकता है। पर एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है कि वो उस बिल को, राष्ट्रपति या जो भी कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, क्योंकि भारत में जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होते हैं, पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वहाँ के क्राउन को माना जाता है। तो जो भी जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं वो उस बिल को अगर पूरी तरीके से खारिज कर देता है विधायिका के द्वारा पास बिल को, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। जो दूसरा वीटो की शक्ति है उसको कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, भारत के राष्ट्रपति को ये वीटो शक्ति है। देखिए, जो सस्पेंसिव वीटो होता है इसमें क्या होता है, विधायिका ने किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा। विधायिका कहना सही नहीं है, क्योंकि विधायिका का निर्माण तो पार्लियामेंट और राष्ट्रपति को मिलाकर के होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने अगर किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास सहमति लेने के लिए भेजा, पर राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति नहीं देकर के पुनर्विचार के लिए विधायिका को भेज दे, तो इसको कहेंगे सस्पेंसिव वीटो, कि यानी कि राष्ट्रपति ने उस पर अपना सहमति नहीं दिया, पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास भेज दिया, विधायिका ने पार्लियामेंट के पास भेज दिया। पर भारत के संदर्भ में अगर राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करके किसी बिल पर अपना सहमति नहीं देता है और उस बिल को पार्लियामेंट के पास भेज देता है, तो पार्लियामेंट राष्ट्रपति के बातों को मान करके उस पर संशोधन कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति के बातों को पार्लियामेंट ना माने, पहले जैसे ही बिल को पुनः अगर राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो इस बार राष्ट्रपति को उस बिल पर अपना सहमति देना ही होता है। इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है बिल को, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर एक चीज याद रखिएगा कि पुनर्विचार के बाद अगर फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचता है बिल, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही होगा। इसी को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी कि निलंबनकारी वीटो। जो तीसरा वीटो होता है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, और वो सबसे महत्वपूर्ण वीटो शक्ति में वही तीसरा वीटो है जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो। देखिए, जो तीसरा वीटो की शक्ति है इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, भारत के राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट यानी कि संसद ने किसी बिल को भेजा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो उस बिल पर अपना सहमति दे सकता है, या उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद फिर से वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो इस बार राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही होता है।
पर राष्ट्रपति के पास तीसरा ऑप्शन भी है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अगर राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचता है तो न सहमति दे, न तो सहमति दे, न तो सहमति दे, न पुनर्विचार के लिए भेजे, न पुनर्विचार के लिए भेजे, बल्कि अपने पास, बल्कि सहमति और असहमति, सहमति और बल्कि बिल को अपने पास पड़े रहने दे। यानी कि पॉकेट वीटो में क्या होगा कि राष्ट्रपति न तो उस बिल पर अपना सहमति देगा, अगर सहमति देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, न ही उस बिल पर अपना असहमति जाहिर करेगा, यानी कि न तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। अगर पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा जाता है तो संसद या तो उस बिल में अमेंड करके या फिर वो जैसा बिल है वैसे ही पास करके अगर फिर से राष्ट्रपति के पास भेजता है तो इस बार राष्ट्रपति को सहमति देना ही होगा। पर राष्ट्रपति के पास तीसरा भी ऑप्शन है कि वो बिल को अपने पास ही पड़े रहने दे, ना तो सहमति दे ना असहमति दे, अपने पास रख करके रखे। आखिर अपने पास क्यों रख के रखेगा राष्ट्रपति? आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर जब अपना सहमति देगा तो वो बिल एक्ट बनेगा, लेकिन आर्टिकल 111 में इस बात को का जिक्र नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति कितने समय में अपना सहमति या असहमति देगा किसी बिल पे। इसी चीज के कारण राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है और ये सबसे शक्तिशाली वीटो माना जाता है। राष्ट्रपति के पास ऐसा वीटो होना भी चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति एक तो कार्यपालिका के प्रमुख है, साथ ही साथ कानून बनाने में भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पॉकेट वीटो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हो सकता है कि संसद ने जल्दीबाजी में कोई ऐसा बिल लाया हो और ऐसे बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया हो जो हमारे संविधान के खिलाफ है या जिस बिल की जरूरत ही नहीं है, जिस एक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति रोक करके उस बिल को एक्ट बनने से रोक सकता है। इसलिए ये बिल होना जरूरी है। पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है जो किया गया था वो भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था इसका प्रयोग? तो 1986 में डाक विधेयक पर, डाक विधेयक पर उस समय के जो सरकार थे उन्होंने एक विधेयक लाया था, डाक विधेयक, और इस विधेयक के द्वारा जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको कम करने की बात की गई थी। और ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचा था। राष्ट्रपति न तो उस पर अपना सहमति दिया, न ही पुनर्विचार के लिए लौटाया, बल्कि लंबे समय तक उस बिल को अपने पास पड़े रहने दिया, जिसके कारण वो बिल एक्ट नहीं बन पाया और जो एक्ट हमारे प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर सकता था ऐसे होने से बच गया। बाद की सरकार ने इस बिल को वापस भी ले लिया। इसलिए पॉकेट वीटो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण वीटो शक्ति है और इन वीटो शक्ति के प्रयोग करके ही राष्ट्रपति किसी बिल को एक्ट बनने से रोक सकता है या उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति है वो कितने तरह के है और वीटो की शक्ति होता क्या है। भारत के राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका के प्रमुख होने के साथ साथ विधायिका का भी महत्वपूर्ण अंग है,
इसलिए राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होना जरूरी है। और हमने देखा कि इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस किस संदर्भ में करते हैं। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्ति है, इमरजेंसी पावर है, वो क्या है और उसका प्रयोग किस तरीके से करता है। अब देखते हैं आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, देखिए भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था कहने का मतलब कि हमारे देश में सरकार के दो यूनिट होते हैं, दो इकाई होते हैं। एक तो पूरे देश की सरकार जिसको नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और एक प्रांतीय सरकार रीजनल गवर्नमेंट जिसको या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। पर कुछ स्थिति ऐसा बनता है जब जो प्रांतीय सरकार की शक्ति है वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास चला जाता है। इसी प्रावधान को कहा जाता है इमरजेंसी प्रोविजन या आपातकालीन प्रावधान। और आपातकालीन प्रावधान लागू करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन जो शक्ति है, आपातकालीन स्थिति को लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इसके लिए संविधान में प्रॉपर सिचुएशन बताया गया है कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा स्वयं नहीं करता है बल्कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। तो राष्ट्रपति को जो आपातकाल घोषणा करने की शक्ति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 तरह के आपातकाल भारत में लागू किया जा सकता है। हालांकि आपातकाल के विषय में विस्तृत चर्चा भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है। जब हम भारतीय संविधान के भाग 20 को पढ़ेंगे, भाग 20 या जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे कि भाग 20 नहीं, भाग 18 में किया गया है। भाग 18 में आर्टिकल 368 में किया गया है। जब हम वहां पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि राष्ट्रपति के पास आपातकाल की कौन कौन शक्ति है, पर यहाँ हम कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं। तो हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा किया गया है हमारे संविधान में। और जब आपातकाल लागू होगा तो भारत जो संघीय व्यवस्था वाला देश है वो संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनकी शक्ति सेंटर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये जो 3 आपातकाल है, इनमें सबसे पहला जो आपातकाल है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, और ये लागू किया जाता है आर्टिकल 352 के प्रयोग करके। और इस नेशनल इमरजेंसी के 3 आधार है। पहला बाह्य आक्रमण या युद्ध, और दूसरा जो था वो था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति मूल संविधान में, आंतरिक अशांति मूल संविधान में। मूल संविधान में 2 तरीके से जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा की जा सकती है। एक तो बाह्य आक्रमण के आधार पे या युद्ध के आधार पे, यानी कि कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है, इस स्थिति में, या फिर किसी बाहरी देश ने युद्ध
हमारे देश के विरुद्ध छेड़ दिया है, तब लगाया जा सकता है। दूसरा जो आधार था वो था आंतरिक अशांति, पर इस आंतरिक अशांति को 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा हटा करके इस शब्द को हटा करके यहाँ पे लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। यानी कि इस दो आधार पर भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्थिति ऐसा है कि देश पर बाहरी देशों ने आक्रमण कर दिया है। इस स्थिति में राज्य की जो शक्ति है वो सेंटर के पास चला जाता है, केंद्र के पास चला जाता है, और भारत जो कभी संघात्मक व्यवस्था रहता है सामान्य स्थिति में, वो संघात्मक व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो दूसरे तरह के आपातकाल होते हैं उसको कहा जाता है राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। दूसरा जो आपातकाल का प्रावधान है उसको कहा जाता है राजकीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? भारत एक संघ है और संघ में कुछ शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार अपने शक्ति का प्रयोग सही तरीके से नहीं करता है, संविधान के तरीके से सरकार नहीं चलाता है, या फिर जो संघीय सरकार है उनके आदेशों को नहीं मानता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राजकीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हम आपातकाल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 को जब पढ़ेंगे उसमें फिर आर्टिकल 368 नहीं, जो राजकीय आपातकाल है ये जो लागू किया जाता है ये आर्टिकल 356 के आधार पर लागू किया जाता है। आर्टिकल 356 के आधार पर राजकीय आपातकाल लागू किया जाता है, और इसके आधार क्या है इसका कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे। सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करे, या दूसरा कि केंद्र सरकार के निर्देश को नहीं माने। केंद्र सरकार के निर्देश को नहीं माने, तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है कि राजकीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। जो तीसरे आपातकाल है उसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। हालांकि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है, पर तीसरे तरह के जो आपातकाल है इसको नाम दिया जाता है वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसकी चर्चा आर्टिकल 360 में किया गया है। ये आपातकाल तब लागू किया जाता है जब भारत की स्थिति ऐसा हो कि उसके पास देश को चलाने के लिए वित्त ही नहीं बचा, संसाधन ही नहीं बचा। ऐसे स्थिति में मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 360 में किया गया है। कोई भी आपातकाल राष्ट्रपति भले ही लागू कर दे, पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश के बगैर लागू नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका के हिस्से हैं। फिर हम मंत्रिमंडल के विषय में पढ़ेंगे, जहाँ पे मंत्री और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।